एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में अमराटे ने नोटिस किया कि मीरा ने अंडरवियर नहीं पहनी है और वह उससे पूछती कि क्या ऐसा क्यों है। मीरा बताती है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अंडरवियर कैसे पहना जाए। अमराटे फिर उसे दिखाने के लिए उसे हटाने की तैयारी करता है। मारियाना भी आती है और मीरा को भी पढ़ाना चाहती है। हालांकि मीरा घबरा जाती है और यह दिखाते हुए भाग जाती है कि सुलेमान ने उसे बुलाया है। मीरा चारों ओर उड़ने के लिए पेगासस का उपयोग करती है। वह एजेंट फल्ट को बुलाना चाहती थी, लेकिन सोलोमन ने उसे चेतावनी दी कि वह बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करती है। इससे पहले सोलोमन ने मीरा को बताया कि उन्होंने फूल द वंडर कैमर से मिली जानकारी का उपयोग किया और उसके अगले साहसिक कार्य चाइल्ड ऑफ प्रेयर फॉरेस्ट के स्थान का पता लगाया। वह सोचती है कि यह सॉल होवेल से कैसे संबंधित है और सोलोमन उस सामग्री के बारे में बताता है जो पवित्र ग्रेल का आधार बनाती है, जिसे वह देखता है। यह एक पवित्र पेड़ की जड़ है जो 3000 साल से अधिक पुरानी है। हालांकि अब सोल होवेल की संभावना नहीं है। मीरा को उसके कुछ नए निशान मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्राइमल फॉरेस्ट चाइल्ड ऑफ प्रेयर फॉरेस्ट के पास है और उनके पास विकास में एक शीर्ष गुप्त हथियार है और उन्हें प्राइमल फॉरेस्ट से सामग्री की आवश्यकता है। सोलोमन ने उसे बताया कि जंगल के पास एक किला है और उसे थकान महसूस हो तो वह वहां आराम कर सकती है। मीरा को प्रार्थना वन के बच्चे में बड़ा पेड़ दिखाई देने लगता है। पेगासस फिर एक बर्फीला तूफान ईगल को मार गिराता है, जिससे मीरा को आश्चर्य होता है कि एक राक्षस जो आमतौर पर उत्तर में रहता है वह दक्षिण में इतना नीचे क्यों है। कई घंटे बीत गए और मीरा अभी भी पेड़ से बहुत दूर है, लेकिन जैसे उसकी नज़र उस किले पर पड़ती है जिसका जिक्र सोलोमन ने किया था, तो उसने वहीं आराम करने का फैसला किया। किला अच्छी हालत में नहीं है और लोग इसकी मरम्मत करने की कोशिश कर रहे हैं। रात्रि को आश्चर्य होता है कि क्या मीरा सुदृढ़ीकरण है और बताती है कि 2 सप्ताह पहले क्षेत्र के राक्षसों ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया था। हालांकि राक्षसों में से एक विशेष है और इसके साथ राक्षस पैक बुलाते हैं और हर रात हमला करते हैं। किले में कई लोग घायल हैं और वे उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मीरा को घायलों में से एक को पास के हीरर्स यूनियन में ले जाने के लिए कहा गया क्योंकि वह उड़ सकती थी। मीरा सहमत है, लेकिन पहले घायल मेलिसा को देखना चाहती है, एक युवा महिला जो दूसरे को राक्षसों से बचाने के लिए धोखेबाज के रूप में खेलती थी। डोलन ने मेलिसा पर रिकवरी औषधि का इस्तेमाल किया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। उसे देखकर मीरा को लगता है कि वह मासो जहर से पीड़ित है, एक ऐसा जहर जो प्राकृतिक उपचार से लेकर दवाओं तक सभी रिकवरी के प्रभाव को कम कर देता है। हालांकि जहर इस महाद्वीप में मौजूद नहीं होना चाहिए। कारण जानने के बाद मीरा कहती है कि इस बिंदु से कोई समस्या नहीं है और एक सफेद सांप को बुलाती है। इसे महान चिकित्सक बताती है। फिर सांप मेलिसा के ऊपर रेंगता है और उसे काट लेता है। कुछ क्षण बाद मेलिसा बेहतर दिखने लगती है और जाग जाती है, जिससे रात्रि खुश हो जाती है। डोलन सांप को पवित्र सफेद सांप एक्लेपिस के रूप में पहचानता और महसूस करता है कि मीरा एक उच्च स्तरीय समन करता है। मीरा तब राक्षस के ठिकाने के बारे में सोचती है। रात्रि बताती है कि यह आसपास के जंगल में होना चाहिए। डोलन और कुछ लोग मीरा से जुड़ने का फैसला करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वह इससे लड़ने का इरादा रखती है। अन्य लोग वहां से निकलना चाहते हैं क्योंकि राक्षस की नज़र भी गंभीर चोट पहुंचाती है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है और वे ऐसा नहीं कर सकते भले ही उनके पास कोई उपचार करता हो। डोलन का कहना है कि आह्वान का जादू उपचार से कहीं अधिक है और मीरा इससे सहमत है। मीरा द्वारा मेलिसा को बचाने के कारण रात्रि भी इसमें शामिल होने का फैसला करती है। मीरा अपने शूरवीर का प्रदर्शन करती है और कहती है कि वह रक्षा में माहिर है और राक्षस को हराना उन पर निर्भर करेगा। धीरे धीरे पुरुष प्रेरित होते हैं और उन्हें लड़ने का निर्णय लेते हैं। वे एक योजना बनाते हैं और राक्षस से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे उसके पास पहुंचते हैं, मीरा उसकी देखभाल करती रहती है जबकि बाकी लोग अपना स्थान ले लेते हैं। राक्षस को देखकर मीरा उसे एक अत्याचारी स्पाइक वैग के रूप में पहचानती है। मीरा छोटे भाई को हरा देती है जबकि सफेद शूरवीर मुख्य राक्षस को व्यस्त रखती हैं। जैसे ही पुरुष स्थान लेते हैं, मीरा राक्षसों को घात लगाकर ले जाती है। वे राक्षसों से लड़ना शुरू करते हैं जबकि कई सफेद शूरवीर सभी को अत्याचारी स्पाइक बैग से बचाते हैं। अंततः राक्षस के पैरों को जकड़ने और श्वेत शूरवीरों द्वारा उसकी बाह पकड़ने के बाद रात्रि उसकी गर्दन पर छुरा घोंपने के लिए आती है और उसको हरा देती है। पुरुष आह्वान जादू का सम्मान
करने लगते हैं और इसे काफ़ी मजबूत पाते हैं। एक उत्सव पार्टी में मीरा टोमोकी से बात करती है और लोगों को लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए उसे धन्यवाद देती है। उसका अनुमान है कि वह एक पूर्व खिलाड़ी है और टोमोकी पुष्टि करता है, लेकिन वह क्राफ्टिंग विशेषज्ञ है और लड़ने में असमर्थ है। मीरा ने उनसे अपने क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में दिखाई देने वाले राक्षसों के बारे में पूछा और टोमोकी ने कहा कि यह मानवीय हस्तक्षेप के कारण होना चाहिए। अगले दिन मीरा बड़े पेड़ के पास पहुंचती है और उससे बात करना चाहती है। जैसे ही बुजुर्ग प्रकट हुए, मीरा ने उनसे पूछा कि क्या उनकी जड़ों की तलाश में कोई पहले आया था। अन्य बुजुर्ग सामने आए जिन्होंने कहा कि वे उस आदमी को याद करते हैं। उन्होंने बताया कि उसके बाल काले थे और उसने सफ़ेद मुखौटा पहना था। वह एक प्याला भी बनाना चाहता था और उसे किसी काली चीज़ की ज़रूरत थी। मीरा पूछती है कि क्या वे क्षेत्र में दिखाई देने वाले नए राक्षसों के बारे में कुछ जानते हैं, और जबकि वे विवरण नहीं जानते हैं। बुजुर्गों का कहना है कि उन्हें पूर्व की ओर कुछ विकृत होने का एहसास होता है। धन्यवाद के रूप में मीरा उन्हें कुछ मानवीय मिठाइयाँ देती हैं। बुजुर्ग खुश हैं, लेकिन कहते हैं कि मीरा को शौचालय जाकर भूमि को उर्वर बनाने के लिए स्वीकार किया होगा, क्योंकि वे मीरा की जादुई शक्ति को महसूस कर सकते हैं। मीरा खुश है कि वह मिठाइयाँ लेकर आई, अन्यथा उसे खुद को बेनकाब करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हालांकि मीरा को पेशाब करने की ज़रूरत महसूस होती है और उसके मन को पढ़ने वाले बड़ों ने उसे खुद को रोकने और जाकर ऐसा करने के लिए नहीं कहा, लेकिन मीरा घबरा जाती है और ऐसा नहीं करना चाहती है। इसी के साथ एपिसोड 9 खत्म हो जाता है।